वेलकम बैक। आज है 8 सितंबर 2025। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के बारे में, जहां पर 3 प्रिंसिपल्स को कंफर्म किया है, जो ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट है उसको वापस उन्होंने दोहराया है। तो ये केस क्या है? रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद। ये एक डिजीज्ड फादर की प्रॉपर्टी के लिए एक डिस्प्यूट है। और डिस्प्यूट क्या है ये जानने के लिए हम आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद, इसके अंदर 3 चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म की। पहली चीज़ जो है वो है एग्रीमेंट फॉर सेल कब कंफर्म होता है। तो वो कंफर्म होता है जब आपने एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया, उसके अंदर आपने उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी थी वो भर दी, उसके तहत जो अमाउंट अग्री किया है वो पूरा भर दिया, सामने वाले को दे दिया। मतलब कि जो परचेज़र है उसने आपको पूरा पैसा दे दिया। आप वेंडर हैं और वो परचेज़र है, तो आपको पूरा पैसा दे दिया। और आपने उसको रजिस्टर भी किया। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही ये जो सेल अग्रीमेंट है वो कंफर्म होता है। तो ये रही बात पॉइंट नंबर 1। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और अग्रीमेंट ऑफ सेल के अंदर आपका सेल कंफर्म नहीं होता है। कंफर्म कब होता है? एग्रीमेंट फॉर सेल, स्टैम्प्ड पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया, पूरा पेमेंट मिल गया पर वेंडर को, और वो रजिस्टर भी हो गया, तब जाके ये सेल कंफर्म होता है। दूसरी बात ये जो जजमेंट है उसके अंदर ये कंफर्म किया कि जो सूरज लैंप का 2010 का जो जजमेंट है कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता था मैं आपको बताऊं। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन बहुत चलता था कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। वो लिटिगेट करते सुप्रीम कोर्ट। और आपको पता है कि एक बार लिटिगेशन में जाते हो तो 25 साल किधर भी नहीं गए। सूट, डिक्री, अपील, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चलता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सूरज लैंप के अंदर एक प्रेसिडेंट किया, एक थंब रूल किया कि कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो ट्रांसफ़र की गई प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं गिनी जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया कदम है। बहुत सारे लिटिगेशंस कम हो गए, लोग रजिस्ट्रेशन करवाने लगे। क्योंकि क्या है, बाईपास वे था कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तू मेरी प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर। और फिर डेथ के बाद जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, उनके डेथ के बाद उनके जो लीगल एयर्स है वो भी आके क्लेम करेंगे कि वो तो मर गए, अभी ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो तो स्टॉप हो गई, इट हैज़ बिकम इनवैलिड, रिडंडेंट हो गई। तो हम ये प्रॉपर्टी पे हमारा हक है। तो ऐसी भी चीज़ें हुई है कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको ये एकदम आसान भाषा में समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई लीगल भाषा है, मैं लीगल भाषा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये एकदम सिंपल और जैसे बोलो सामान्य लेमेंस जो है उन लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये भाषा यूज़ कर रही हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी पे कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई तो डेथ के बाद, सपोज डोनर है, वो डोनर के डेथ के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी फोर्स में नहीं रहती। तो ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, तो जो डोनर है उनके डेथ के बाद उनके लीगल एयर्स आके वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे लिटिगेशंस बहुत बढ़ गए, थर्ड पार्टी आके उसके ऊपर भी
क्लेम करने लगी। कभी मॉर्गेज होता है तो भी प्रॉब्लम हो गया, प्राइवेट मॉर्गेज होता है तो भी क्लेम आ सकता है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी एक बार डोनर के डेथ के बाद उसका ऑपरेशन स्टॉप हो जाता है। तो आप भी ये समझिए, पावर ऑफ अटॉर्नी पे आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में मना कर दिया है। दो बात हम क्या समझे, एक तो ये कि एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी भरनी चाहिए और परचेजर ने वेंडर को पूरा पैसा दे दिया है, तब जाके वो सेल कंप्लीट होता है। तब तक वो सेल कंप्लीट नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, पावर ऑफ अटॉर्नी पे सेल वैलिड नहीं है और आप भी मत कीजिए, क्योंकि आपके पैसे डूबने की बहुत बड़ा चांसेस है। पॉइंट नंबर 3, ये जो जजमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें पॉइंट नंबर 3 ये है कि विल जो है, ये जो एक कुंदन लाल थे उनका जो विल है, वो विल के तहत एक ही बच्चे को सारी प्रॉपर्टी दे दी। तो उनके 4 बच्चे थे। विल का जो बिक्विथ है हाई कोर्ट ने भी किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो इसमें क्या था, तो इसमें ये था कि 2 विटनेस थे विल के और किसी को भी एग्जामिन नहीं किया गया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी एक बच्चे को इतनी सारी प्रॉपर्टी दे पेरेंट मरते वक्त अंडर द विल, तो वो विल सस्पिशन कहा जाता है। और एटलीस्ट 2 में से एक विटनेस जो है, वो विटनेस का एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, विल प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और जो कोर्ट है माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने स्ट्रिक्चर्स पास किए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, और उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो बराबर नहीं है। कोई भी विल है वो रजिस्टर होना और उसके अंदर 2 विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। दोनों विटनेस में से एक विटनेस को कोर्ट में आके प्रूव करना चाहिए कि हाँ, ये मेरे सामने साइन किया गया है, मैं वहाँ पर प्रेजेंट था और ये जेन्युइन सिग्नेचर है जिनका विल है। यहाँ पर कुंदन लाल थे, तो कुंदन लाल का ये विल है, मेरे सामने कुंदन लाल जी ने साइन किया है और ये विल प्रॉपर है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके लिए वो विल के ऊपर जो बिक्विथ थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो पूरा जो चक्कर था वो वेस्ट गया। तो आप भी ज़रा ध्यान रखिए, अगर आपके पास विल है, रजिस्टर्ड है, तो 2 में से एक, उसके अंदर 2 विटनेस होने चाहिए, 2 में से एक का एग्जामिनेशन होना चाहिए। रजिस्टर्ड है तो बहुत अच्छा, नहीं रजिस्टर्ड है तो भी ये लागू पड़ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है इंडिया में। दूसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी पे आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज मत कीजिए। अगर आपने कोई भी पेमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे किया है और वो आप समझ रहे हो कि मैंने ये परचेज किया, तो वो परचेज डिफीट हो जाएगा डेथ के बाद। डोनर मतलब जिन्होंने आपको पावर दिया है उनके डेथ के बाद वो एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा, वो रिडंडेंट हो जाता है। विल जो है, विल ऑपरेट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द मेकर, मतलब कि एक्स ने विल बनाया तो वो आज ऑपरेट नहीं होगा, उनके डेथ के बाद ऑपरेट होता है। तो विल बनाने में भी आप बड़ी सावधानी रखिए। जो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं विल बनाने के लिए वो आप फॉलो कीजिए। विल राइटिंग में होना चाहिए। वैसे कोई भी आर्मी ऑफिसर है वो ओरली भी दे सकता है, तो डिपेंड करता है आप कौन से तबक्के में, कौन से वर्ग में हो, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप राइटिंग में अपने हैंड रिटन में लिखा है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2 विटनेस होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, अगर रजिस्टर किया है तो बहुत बढ़िया है। और तीसरी बात, पावर ऑफ अटॉर्नी जो एग्रीमेंट फॉर सेल है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक फुल पेमेंट पास ऑन नहीं होता, उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरी जाती और उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता। तो ये हम आज ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर सीखे हैं
अभी विल बनाने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, क्योंकि ये पढ़ के अभी लग रहा है कि हमें इसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि विल कैसे बनता है, विल की ज़रूरियात क्या है। अगर विल के अंदर एग्जीक्यूटर्स के नाम ही नहीं है तो क्या करना चाहिए, अगर विटनेस बेनिफिशियरी है विल के अंदर तो क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट रील में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।